होना स्टार्ट हो जाती है फिर। चलें एक बार फिर बता दें कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर है। देन हम स्टार्ट करते हैं। अब आगे हमने जस्ट जो है ना वो सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स करने हैं, सारा नहीं करना हमने। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैं मार्क करती जाऊंगी। वैसे भी मैंने इस पीडीएफ के अंदर जो जो लाइंस आपने करनी है, जो जो आर्टिकल्स, वो सारे मार्क कर दिए हैं। तो अभी जब क्लास हो जाएगी तो मैं इसको ज़रा सेट करके ना कि जस्ट आपको सिर्फ वही आर्टिकल्स आए हैं इसके अंदर, बाकी सारे रिमूव करके मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है। अच्छा, उस दिन हम लोगों ने आर्टिकल नंबर वो तब तक पढ़ लिया था हमने 69 तक। वो मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया है पहले लेक्चर, तो अब शेयर कर दूंगी मैं। आज हमने पढ़ना है आर्टिकल नंबर 70 से। ठीक है, 70 जो है आर्टिकल नंबर 70, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो ये जो हमारे पास 70 है, इसका जो रिलेट करता है वो है इंट्रोडक्शन एंड द पासिंग ऑफ बिल्स। आर्टिकल नंबर 70 डील करता है अ बिल विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। अब एक जो बिल होता है ना, अब हमने इसमें ये देखना है ना कि जब कानून साजी होगी तो वो किस तरह से होगी। तो अब जो एक बिल होता है, अ बिल विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट मे ओरिजिनेट इन आइदर हाउस। ठीक है, अब वो किसी भी हाउस से ओरिजिनेट हो सकता है। अब जैसे आपको पता है कि टू हाउसेज है। ठीक है, कितने हाउसेज हैं? टू हाउसेज हैं। कौन कौन से? नेशनल असेंबली और सेनेट। ठीक है, नेशनल असेंबली और सेनेट, ये टू हाउसेज हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। तो एक जो बिल है ना, सबसे पहले जो बिल है वो किसी भी हाउस से ओरिजिनेट हो सकता है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि वो बिल ओरिजिनेट हुआ है नेशनल असेंबली से। ठीक है, एंड shall if it is passed by the house in which it is originated। अब जहां से वो बिल ओरिजिनेट हुआ है, फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली से वो बिल ओरिजिनेट हुआ है और नेशनल असेंबली से वो पास हो गया है। ठीक है, वी ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, तो वो फिर दूसरे हाउस को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। दूसरा हाउस मतलब कि अगर बिल नेशनल असेंबली से पास हुआ है तो वो ट्रांसमिट कर दिया जाएगा सेनेट को। ठीक है, जब सेनेट को ट्रांसमिट कर दिया, एंड इफ द बिल इज पास्ड विदाउट अमेंडमेंट बाय द अदर हाउस, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट विदाउट अमेंडमेंट। अब देखें, यहाँ पे बात समझनी है आपने कि जब आपने नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हुआ था वो बिल, जब सेनेट को भेजा तो सेनेट से भी वो बिल पास हो गया विदाउट एनी अमेंडमेंट, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंजिंग्स नहीं की उन्होंने, उन्होंने कोई एतराज नहीं लगाया। ठीक है, वो विदाउट एनी अमेंडमेंट वहां से पास हो गया है। तो अब ये जो बिल है वो किसको पेश किया जाएगा? वो प्रेसिडेंट को पेश किया जाएगा मंजूरी के लिए। ठीक है, अभी हम फर्दर इसकी कंडीशन भी पढ़ते हैं। अभी पहली बात मैंने आपको क्या बताई है कि अगर एक बिल जो है वो किसी भी एक हाउस से ओरिजिनेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हुआ है और वहां से पास हो गया है तो वो ट्रांसमिट कर दिया जाएगा सेनेट को। इसी तरह अगर सेनेट से वो पास ओरिजिनेट होता तो वो फिर भेजा जाता नेशनल असेंबली को। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं नेशनल असेंबली की। नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हुआ, सेनेट में पास हो गया, अब सेनेट ने उसके अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं की, तो फिर वो प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा मंजूरी के लिए। ठीक है, इट शैल बी ट्रांसमिटेड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट। अभी आपके एमसीक्यूज का हिस्सा है ये सारे। अब इस पे वो सेकंड इसका क्या कहते हैं, सेकंड इसकी क्लॉज ये है कि वो कह रहे हैं कि इफ अ बिल ट्रांसमिटेड टू अ हाउस अंडर क्लॉज वन इज पास्ड विद अमेंडमेंट्स, इट शैल बी सेंट बैक टू द हाउस इन विच इट इज ओरिजिनेटेड। अब अगर मिसाल के तौर पर, अगर जब नेशनल असेंबली से सेनेट की तरफ भेजा गया था और सेनेट ने अब कहा है कि इसके अंदर क्या होनी चाहिए, इसके अंदर अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होनी चाहिए? इसके अंदर अमेंडमेंट्स जो है वो होनी चाहिए। तो वो फिर क्या होगा? वो बिल सेनेट से दोबारा कहाँ पे भेज दिया जाएगा? नेशनल असेंबली को भेज दिया जाएगा जहां से वो बिल ओरिजिनेट हुआ था। एंड इफ दैट हाउस पासिस द बिल, अब अगर वो हाउस उस बिल को पास कर देता है विद दोज अमेंडमेंट्स,
इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। अब यहाँ पे आपने बात को समझना है कि जब नेशनल असेंबली को भेज दिया और नेशनल असेंबली ने उसके ऊपर कोई एतराज नहीं लगाया, ठीक है, तो फिर वो बिल किसको चला जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा मंजूरी के लिए। अब मैं आपको ये प्रोसेस दोबारा से समझाने लगी हूँ, दोबारा से एक बात बताती हूँ, इसके बाद अगर आपने ना समझे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ना बात समझ में आए तो आपने मुझसे पूछ लेना है। दो हाउसेस थे, ठीक है, एक बिल जो है वो किसी भी हाउस से ओरिजिनेट हो सकता है, नेशनल असेंबली से भी ओरिजिनेट हो सकता है, सेनेट से भी ओरिजिनेट हो सकता है। यहाँ पे हमने मिसाल ली थी कि अगर नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होगा तो फिर उसको भेजा जाएगा सेनेट को, ठीक है, और अगर सेनेट उसे पास कर देती है, उसके ऊपर कोई भी अमेंडमेंट नहीं करती, तो वो डायरेक्ट भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट को मंजूरी के लिए। लेकिन अगर सेनेट उस पर एतराज लगा देती है, ठीक है, एतराज लगा देती है, कोई उसके अंदर चेंजिंग्स कर देती है उस बिल के अंदर, तो वो बिल दोबारा फिर किसको भेज दिया जाएगा, उस हाउस को जहां से वो ओरिजिनेट हुआ था। अब यहाँ पे हमने मिसाल ली थी नेशनल असेंबली को, मतलब वो बिल फिर किसको दोबारा भेज दिया जाएगा, नेशनल असेंबली को भेज दिया जाएगा। अब जो सेनेट ने उसके अंदर अमेंडमेंट्स की थी, अगर तो नेशनल असेंबली उसको पास कर देती है, ठीक है, तो वो फिर बिल क्या, किसको चला जाएगा, प्रेसिडेंट को मंजूरी के लिए चला जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अगली बात हम पढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ। अगली बात यह है कि हमारे पास क्लॉज नंबर 3 है कि इफ अ बिल ट्रांसमिटेड टू अ हाउस अंडर क्लॉज 1 इज रिजेक्टेड, ठीक है, और इज नॉट पास्ड विद इन द 90 days ऑफ इट्स लेइंग इन द हाउस, or a bill sent to a house under clause 2 with amendments is not passed by that house with such amendments, the bill at the request of the house in which it is originated shall be considered in a joint sitting, and if passed by the votes of the majority of the members present and voting in the joint sitting, it shall be presented to the president for assent। अब इसके अंदर वो सारा क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर क्लॉज 1 में पढ़ा था कि कोई भी एक बिल जो किसी भी हाउस से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, अगर कोई बिल नेशनल असेंबली से पास होकर सेनेट में जाता है, ठीक है, तो वो उसमें क्या लगाएगा, वो उसमें अमेंडमेंट करता है, तो वो वापस फिर किसको चला जाएगा, वो वापस चला जाएगा नेशनल असेंबली को। ठीक हो गया। और अगर नेशनल असेंबली उसे मान लेती है तो वो चला जाएगा फिर प्रेसिडेंट को। लेकिन अगर यहाँ पे नेशनल असेंबली उसको ना माने तो फिर क्या होगा, अगर नेशनल असेंबली उसको नहीं मानती और वो 90 दिन हो गए हैं कि वो पड़ा है उस हाउस के अंदर और उसे पास नहीं किया गया, तो फिर क्या होगा, फिर नेशनल असेंबली और सेनेट की एक जॉइंट सिटिंग होगी। ठीक है, क्या होगी, इन दोनों की आपस में एक जॉइंट सेशन होगा, और उसमें फिर वोटिंग से जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वोट करेंगे उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा, और फिर वो बिल जो है वो मंजूरी के लिए सदर को भेज दिया जाए। समझ आ रही है मेरी बात की आप लोगों को, कि अगर जब दोबारा वापस भेजा गया था नेशनल असेंबली को, और यहाँ पे अगर नेशनल असेंबली ने जब मान लिया था उस अमेंडमेंट्स के साथ, तो वो भेज दिया था प्रेसिडेंट को। अब अगर नेशनल असेंबली इसको यहाँ पे नहीं मानती और 90 दिन हो गए हैं ये उसी हाउस में पड़ा है, तो फिर यहाँ पे इनका क्या होगा, फिर यहाँ पे इनका ज्वाइंट सेशन होगा। ठीक है, ज्वाइंट सेशन होगा, फिर ज्वाइंट सेशन में मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इसका फैसला करेंगे, और फिर ये अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा सदर को। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को ये बात, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। सुन रहे हैं आप लोग? ओके, चलिए ठीक है। एक तो ये आर्टिकल नंबर आपका 70 इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हमने जो आपका आर्टिकल इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल नंबर 73। ये आप लोग साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि फिर जो है वो बाद में फिर पता नहीं चलता आप लोगों को। ये सारा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर्स है, ज्वाइंट सिटिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमने यहाँ से करना है, हमारे पास है आर्टिकल नंबर 73। ठीक है, आर्टिकल नंबर 73 किससे डील करता है,
ये डील करता है प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स। ठीक है, अब जो हमने ऊपर बात पढ़ी थी ना, उसमें मनी बिल इंक्लूड नहीं थे। ठीक है, अदर देन मनी बिल था। उसके अंदर जो मनी बिल होता है ना, वो सिर्फ नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होता है। और जो बाकी बिल्स हैं, वो नेशनल असेंबली से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं और सेनेट से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे प्रोसीजर पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स। तो इसका क्या है, मनी बिल नॉट एनी स्ट्रिंग, नो सॉरी, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 70, अ मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली। ठीक है, एक मनी बिल जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा, वो नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होगा। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे वो कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट साइमल्टेनियसली including the finance bill containing the annual budget statement, a copy thereof shall be transmitted to Senate। अब जब नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होगा, ठीक है, अब एक मनी बिल के अंदर कौन कौन से बिल आ जाते हैं, फाइनेंस बिल आ जाता है जिसके अंदर कोई एनुअल बजट स्टेटमेंट भी हो सकती है। और उसको फिर क्या किया जाएगा, जो कि नेशनल असेंबली के अंदर प्रेजेंट किया गया है, ओरिजिनेट हुआ है नेशनल असेंबली से, उसकी जो एक कॉपी है वो कितने दिन के अंदर अंदर सेनेट को ट्रांसमिट की जाएगी, वो विद इन 14 डेज। ठीक है, 14 डेज जो होगा वो सेनेट को, नो वॉइस, वॉइस नहीं आ रही आपको मेरी? मैम बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज तो। बिल्कुल ठीक आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। अच्छा, चलें ठीक है। शायद वो जिसके पास नहीं आ रही ना, आई थिंक सो, फिर उसके भी मसला हो सकता है। तो मैं बता रही थी कि मनी बिल के अंदर फाइनेंस बिल होता है जिसके अंदर कोई भी एनुअल बजट स्टेटमेंट हो सकती है। तो जब वो नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हो रहा है तो उसकी एक कॉपी जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, अब ये देखिए आपका एमसीक्यूज यहाँ से बन रहा है, वो 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो क्या करेगी, वो उसने सेनेट को भिजवानी होगी ताकि सेनेट जो है उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस दे सके। अब आगे क्या है, द नेशनल असेंबली शैल कंसीडर द, अब जो भी उसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन अगर सेनेट देता है तो नेशनल असेंबली उन रिकमेंडेशंस को क्या करेगी, कंसीडर करेगी। एंड आफ्टर द बिल हैज बीन पास बाय द असेंबली, अब जो है बिल पास हो चुका है, ठीक है, असेंबली से, विद और विदाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेनेट, फिर उसको प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा मंजूरी के लिए। ठीक है, इसका यही है कि अगर जो सेनेट है, अगर एतराज उस पर लगाए या ना लगाए, नेशनल असेंबली फिर भी उसको सदर को फॉरवर्ड कर देगी। ठीक है, नेशनल असेंबली शैल कंसीडर, रिकमेंडेशन करेगी, ठीक है, उसको कंसीडर करेगी जो भी सेनेट रिकमेंडेशन उस पर करेगी। और जब वो असेंबली से पास हो जाएगा, अब बेशक उसने सेनेट के एतराज को माना है या नहीं माना है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो सेनेट के एतराज को माने, लेकिन अगर वो उसने बेशक सेनेट ने जो भी उसके ऊपर एतराज लगाए थे, अब वो उसको माने या ना माने, नेशनल असेंबली फिर भी उसे क्या करेगी, सदर को फॉरवर्ड कर देगी मंजूरी के लिए। अब उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से जो बिल हैं वो मनी बिल के अंदर आते हैं। तो इसकी हमें इतनी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बन भी सकता है तो यही बन सकता है कि मनी बिल कहाँ से ओरिजिनेट होता है, नेशनल असेंबली से, और इसका कितने दिन के अंदर अंदर इसकी कॉपी सेनेट को भिजवानी होती है, तो वो आपने भिजवानी होती है 14 डेज के अंदर। अच्छा, यहाँ तक ये आपका आर्टिकल नंबर 73 इम्पोर्टेंट था। उसके बाद अब हमने डायरेक्ट जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 89 पे। ठीक है, बाकी अब हमने नहीं पढ़ना है इसमें। अच्छा, आर्टिकल नंबर 89, ऑर्डिनेंसेस, जहां से स्टार्ट होता है यहाँ से अब हम देखते हैं। ये आर्टिकल नंबर जो आपके पास 89 है, ये डील करता है पावर ऑफ, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। अब ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं। ये सारा सिलेक्ट हो जाता है। ओके, ऑर्डिनेंस क्या होता है,
फॉर एग्जाम्पल के कोई भी चीज जिसकी फौरी इम्प्लीमेंटेशन जरूरी होती है उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। और इसे भी वही अहमियत हासिल होती है जो एक एक्ट को होती है। ठीक है, क्योंकि एक्ट तो अभी हम पास करवाएंगे, मतलब वो लंबा है, लेकिन अगर अभी फौरी तौर पर किसी चीज की जरूरत है कि वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो जाए तो उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। अब ये कौन पास करता है? द प्रेसिडेंट में एक्सेप्ट व्हेन द सेनेट और नेशनल असेंबली इज इन द सेशन इफ सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि फौरी तौर पर एक्शन जो है वो जरूरी है, मेक एंड प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस एज द सर्कमस्टांसेस में रिक्वायर, तो वो क्या कर सकता है? वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। An ordinance promulgated under this article shall have the same force। वो कह रहे हैं कि जो भी ऑर्डिनेंस यहाँ पे पास होगा उसका वही हैसियत होगी, उसे वही अहमियत हासिल होगी एज एन एक्ट ऑफ मजलिस शोरा, जो किसी भी एक्ट को हासिल होती है। ठीक है, बस आपने इतना यहाँ तक करना है। उसके बाद हमारे पास जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल नंबर 95। इसके बाद हमने करना है आर्टिकल नंबर, जस्ट यू हैव 1 मिनट। आर्टिकल नंबर पार्ट 7 हम सारा करेंगे, लेकिन यहाँ से अभी हम आर्टिकल नंबर 95 करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ से आर्टिकल नंबर 95 क्या है? आर्टिकल नंबर 95 है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप पीछे से प्राइम मिनिस्टर को भी रीड कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का क्या है, लेकिन वो इतना आप लोगों के पास इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उस पर हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ ये है कि वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, जो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस की जो बात हो रही है वो आपसे पूछ सकते हैं वो किस आर्टिकल के तहत होती है, तो वो होती है आर्टिकल नंबर 95। तो ये क्या होता है कि अ रेजोल्यूशन फॉर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अब एक जो रेजोल्यूशन फॉरवर्ड की जाती है, नॉट लेस देन 20% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली मे बी पास्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर बाय द नेशनल असेंबली। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो एक नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन जो है जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मूव की जाती है, एट लीस्ट उसके अंदर नेशनल असेंबली के जो है वो 20% पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ठीक है, कि 20% जो मेंबर्स हैं वो उसके हक में वोट करेंगे, देन वो मूव होगी। ठीक है, 20% इसके लिए उसकी टोटल मेंबरशिप रिक्वायर्ड है। अच्छा, उसके बाद फिर वो आपको क्या कहते हैं कि अ रेजोल्यूशन रेफर टू इन क्लॉज 1 शैल नॉट बी वोटेड अपॉन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द 3 days और later than 7 days from the day on which such resolution is moved in the National Assembly। इसमें वो कह रहे हैं कि जो वोटिंग होगी रेजोल्यूशन के अंदर वो ना तो 3 दिन से पहले होगी और ना ही 7 दिन, मतलब एक रेजोल्यूशन मूव हो चुकी है, अब उसके ऊपर जो वोटिंग होनी है, ठीक है, वो ना तो 3 दिन से पहले होगी और ना ही 7 दिन लेट होगी उससे। ठीक है, मतलब जब रेजोल्यूशन पास की गई है तो उससे ना तो 3 दिन पहले और ना ही 7 दिन बाद। और ये और कब नहीं मूव की जा सकती? शैल नॉट बी मूव्ड इन द नेशनल असेंबली व्हाइल द नेशनल असेंबली इज कंसिडरिंग डिमांड्स एनुअल बजट स्टेटमेंट। ठीक है, कि अगर कोई एनुअल बजट, अगर बजट स्टेटमेंट चल रहा है तब भी ये रेजोल्यूशन मूव जो है वो नहीं की जा सकती। तो उसके बाद क्या होगा कि इफ द रेजोल्यूशन इज पास बाय अ मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी इस रेजोल्यूशन को पास कर देती है, नेशनल असेंबली की मेजोरिटी, द प्राइम मिनिस्टर शैल सीज टू होल्ड ऑफिस, तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अब ऑफिस में नहीं बैठ सकते। ठीक है, सिंपल सा है, इसके अंदर कोई
वो नहीं है कि 20% आपको टोटल मेंबरशिप रिक्वायर्ड है रेजोल्यूशन मूव करने के लिए। और जब मूव हो जाएगी तो 7 दिन से ज्यादा लेट नहीं करना, उस पर वोटिंग करवानी है। और फिर जब अगर कोई एनुअल बजट स्टेटमेंट चल रही है तो उसके दौरान भी आप ये रेजोल्यूशन मूव नहीं कर सकते। और अगर ये मेजोरिटी से पास हो जाती है नेशनल असेंबली से तो फिर प्राइम मिनिस्टर को जो है वो अपना छोड़ना होगा। ओके। उसके बाद हमारे पास जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल नंबर, अब हम 101 से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल नंबर 101 देखते हैं कि वो किससे डील करता है। ठीक है। अब यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है पार्ट नंबर 4। अब प्रोविंसेस से डील करता है पार्ट नंबर 4। इसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है द गवर्नर्स। अब आर्टिकल नंबर 101 वो आपसे पूछ सकते हैं कि किस चीज के बारे में है, तो आर्टिकल नंबर 101 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में है। ठीक है, कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरह से की जाती है। कि सूबों में होते हैं ना गवर्नर, तो वहां पे देखा जाएगा कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है। तो देर शैल, अब जो जो चीजें मैंने ये हाईलाइट की है ना, आप लोगों ने जस्ट इन्हें ही देखना है। ठीक है, तो समझ लें कि आपके शॉर्ट नोट्स हैं। देर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच प्रोविंस। अब ये जो आपका आर्टिकल डील करता है ये अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से डील करता है। देर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच प्रोविंस। हर प्रोविंस के लिए जो है वो गवर्नर होगा। और उसे कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा गवर्नर को, हर सूबे के गवर्नर को। ठीक हो गया। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड अ गवर्नर। एक पर्सन जो है वो उसको गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सकते। अब क्या क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन तो ये है, ही इज क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। कि इतनी उसकी क्वालिफिकेशन हो कि वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता हो। ठीक है, तब वो बंदा जाके गवर्नर बन सकता है। मतलब गवर्नर बनने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? कि इट इज इट इज टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, कि वो नेशनल एमएनए बन सकता हो। ठीक है। और दूसरा, इज नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। अब देखिए कि कम अज कम गवर्नर बनने के लिए कितनी एज रिक्वायर्ड है? 35 साल एज रिक्वायर्ड है। ये आपका एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड इज रजिस्टर्ड वोटर हो एंड अ रेजिडेंट ऑफ प्रोविंस कंसर्न। अब देखिए ये तो नहीं हो सकता ना कि बलूचिस्तान का कोई बंदा है और उसको पंजाब का गवर्नर लगा दिया जाए। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई बलूचिस्तान का गवर्नर लगा रहे हैं तो वो बलूचिस्तान का ही रेजिडेंट होगा। अगर पंजाब का गवर्नर लगा रहे हैं तो वो पंजाब का ही रेजिडेंट होगा। ठीक है, एंड अ रेजिडेंट ऑफ द प्रोविंस कंसर्न। तो तब ये जाकर वो गवर्नर अपॉइंट हो सकता है। फिर क्लॉज नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? क्लॉज नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर। प्रेसिडेंट जितना चाहेगा वो उतनी देर जो है गवर्नर, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही गवर्नर को अपॉइंट किया था ना, तो फिर प्रेसिडेंट की मर्जी तक गवर्नर अपना ऑफिस होल्ड करके रख सकता है। और जितनी भी उसकी कोई सैलरी है, अलाउंसेस है या बाकी जितने भी प्रिविलेजेस हैं वो भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेगा। इसके अलावा अब जो एक गवर्नर है वो अब क्लॉज नंबर 4 बताता है कि जो एक गवर्नर है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा। तो द गवर्नर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। अब देखिए प्रेसिडेंट ने इसको अपॉइंट किया था। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अब प्रेसिडेंट ने इसको अपॉइंट किया था ना, तो प्रेसिडेंट ही इसका रेजिग्नेशन लेगा। ठीक हो गया। The president may make such provisions as he think fit for the discharge of the functions of the governor। मतलब अगर कोई भी ऐसे फंक्शंस जो कि इस एक्ट के अंदर नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो फंक्शंस भी गवर्नर को देने चाहिए तो वो दे सकता है। ठीक है, अब ये चीज आपकी ये वाली क्लॉज नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, 2 है, 1 है। अब ये तो हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में। आर्टिकल नंबर 102 डील करता है ओथ ऑफ ऑफिस। ठीक है, कि किसके सामने ये हलफ लेगा। तो ये किसके सामने ये हलफ लेगा? बिफोर बिफोर द गवर्नर शैल मेक, किसके सामने हलफ लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट।
ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के सामने ये हलफ लेगा। ये एमसीक्यूज बनता है आपका। फिर आर्टिकल नंबर 103 है कि कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, कि क्या कंडीशंस हैं गवर्नर के ऑफिस के लिए। द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी प्रोफिस, ये हमने चीज पहले भी शायद पढ़ी हुई है कि गवर्नर जो है वो कोई भी और पोजीशन होल्डिंग, ऑफिस होल्डिंग पोजीशन नहीं रख सकता। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं, कोई और पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता जब वो गवर्नर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो। द गवर्नर और वो क्या कहते हैं इसके लिए, और क्या कंडीशन है, द गवर्नर शैल नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। अब वो कैंडिडेट, अब जो गवर्नर बंदा लग गया है, अब वो कैंडिडेट नहीं होना चाहिए फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कि नेशनल असेंबली या फिर सेनेट के किसी भी इलेक्शंस के लिए वो कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। और अब प्रोविंशियल असेंबली, अगर सूबाई असेंबली का भी कोई इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके लिए भी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। एंड इफ अ मेंबर, और अगर वो मेंबर है, ठीक है, अब वो गवर्नर लग चुका है, लेकिन वो पहले क्या था, वो मजलिस शोरा और प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर था, तो अब उसकी जो सीट है उसे वो वाली सीट छोड़नी होगी। ठीक है, शैल बिकम वेकेंट जब वो ऑफिस में एंटर हो गया। मतलब अब वो गवर्नर बन चुका है ना, तो फिर उसको जो वो सीट है, या वो एमएनए था या एमपीए था, तो अब उसको वो सीट छोड़नी होगी। क्लियर है बात। नेक्स्ट आपके पास है आर्टिकल नंबर 104, डील करता है स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली टू एक्ट एज परफॉर्म। अगर अब गवर्नर प्रेजेंट नहीं है तो उसके एब्सेंस में कौन वर्क करेगा। ये है व्हेन द गवर्नर, अगर वो पाकिस्तान में नहीं है या किसी और कोई मसला आ गया है, इज अनएबल टू परफॉर्म इज फंक्शन, तो फिर कौन करेगा, द स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली का जो स्पीकर है ना, अब वो एज अ गवर्नर के तौर पे काम करेगा। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली का, क्योंकि ये प्रोविंस में होते हैं ना, तो इसलिए हम फिर प्रोविंशियल असेंबली का स्पीकर जो है वो एज अ गवर्नर काम करेगा। एंड इन हिज एब्सेंस, और अगर वो भी मौजूद नहीं है तो एनी अदर पर्सन एज द प्रेसिडेंट में नॉमिनेट, फिर कोई और पर्सन जिसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा वो फिर गवर्नर के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा जब तक गवर्नर जो है वो पाकिस्तान में वापस नहीं आ जाता। ठीक है, कि अगर गवर्नर नहीं है तो प्रोविंशियल असेंबली का स्पीकर वो ड्यूटीज देगा, और अगर वो भी नहीं है तो जिसे फिर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा वो फिर एज अ गवर्नर के तौर पे काम करेगा जब तक गवर्नर वापस नहीं आ जाता और अपने फंक्शंस को रिज्यूम नहीं कर लेता। आर्टिकल नंबर 105 डील करता है गवर्नर टू एक्ट ऑन एडवाइस। अब गवर्नर किसकी एडवाइस पे काम करेगा, गवर्नर शैल एक्ट, ठीक है, काम करेगा इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। अब ये जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, चीफ मिनिस्टर, इसकी अपनी एक कैबिनेट होती है सीएम की। ठीक है, तो उस कबीना की एडवाइस पर ये काम करेगा ये जो गवर्नर होगा। ठीक है, ये जो गवर्नर होगा ये किसकी एडवाइस पे काम करेगा, सीएम की कैबिनेट की एडवाइस पे ये काम करेगा, एक्ट करेगा। फिर इसके बाद ये क्लॉज 2 आपने करनी है कि द क्वेश्चन वेदर एनी इफ व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड टू द गवर्नर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट। अब अगर जो भी उसको एडवाइस दी गई है सीएम की तरफ से, उसे किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी के सामने आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 105। देन है चैप्टर नंबर 2, इसका प्रोविंशियल असेंबली से डील करता है। आर्टिकल नंबर 106 आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। आर्टिकल नंबर 106 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। अब इसमें आपको प्रोविंशियल असेंबली के बारे में बताया हुआ है, जो सूबाई असेंबली है, ठीक है, उसके बारे में बताया हुआ है। तो उसके बारे में वो क्या कहते हैं कि ईच प्रोविंशियल असेंबली शैल कंसिस्ट ऑफ जनरल सीट, क्या होंगी, जनरल सीट्स होंगी, एंड द सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन। ठीक है, सीट्स रिजर्व्ड होंगी वुमेन के लिए, एंड नॉन मुस्लिम्स एज स्पेसिफाइड। अब कौन कौन सी होंगी, ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर 51 जनरल सीट्स होंगी, वुमेन के लिए 11 होंगी, 3 नॉन मुस्लिम्स के लिए होंगी, टोटल 65 सीटें होंगी। अगर आपने ज़्यादा कुछ भी याद करना है तो आप
ये वाली तादाद याद कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में प्रोविंशियल असेंबली की 65 सीटें होती हैं, केपीके में 145, पंजाब में 371 और सिंध में 168। वैसे आपको इतना नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि अब पर्सन कब कब वोट कर सकता है। ये भी इतनी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बेशक आप छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपके पास आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल नंबर 106 हो गया। उसके बाद अब हमने करने हैं आर्टिकल नंबर 129 से लेकर 133 तक। ये जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ना, तो ये मैं इसके अंदर से सारा ये स्किप कर दूंगी। कहाँ गया? आर्टिकल नंबर 129। ठीक है। चैप्टर नंबर थर्ड है आपके पास, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अब आर्टिकल नंबर 129 जो है ये डील करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ। अब इसके अंदर क्या है कि चैप्टर नंबर 3, आर्टिकल नंबर जो 129 है ये डील कर रहा है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। Subject to the Constitution, the executive authority of the province shall be exercised in the name of the governor by the provincial government। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो है वो कौन कौन से बंदे होते हैं? सबसे पहले तो होता है सीएम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। और कुछ प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होते हैं विच शैल एक्ट थ्रू द सीएम, जो कि किसकी एडवाइस पे काम करते हैं, या कौन उसको एडवाइस करेगा? सीएम एडवाइस करेगा। ठीक है। क्लॉज नंबर 2 है द इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर में एक्ट आइदर डायरेक्टली और थ्रू द। अब जो अब कोई भी फंक्शन है, अब या तो वो सीएम जो है वो फंक्शन खुद भी कर सकता है। सीएम पंजाब ये होता है ना, जैसे सीएम पंजाब है, सीएम बलूचिस्तान है, इस तरह। तो सीएम जो है वो खुद भी फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, या फिर वो इनडायरेक्ट मतलब प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के थ्रू भी करवा सकता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 130 डील करता है कैबिनेट के साथ। देयर शैल बी अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट होगी मिनिस्टर्स की, जिसमें उनका हेड कौन होगा? हेड होगा सीएम। ठीक है। चीफ मिनिस्टर क्या होगी उसकी? हेड होंगी। वो मेरे होंगी इसलिए निकलता है क्योंकि पंजाब की फीमेल है ना, इसलिए। टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। ठीक है। अब ये किसको एडवाइस करेंगे? गवर्नर को एडवाइस करेंगे। अच्छा, उसके बाद है द प्रोविंशियल असेंबली शैल मीट ऑन द 21st डे फॉलोइंग द डे ऑन विच अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली इज हेल्ड अनलेस सूनर समन्ड बाय द गवर्नर। अब जो प्रोविंशियल असेंबली है, अब कोई भी जनरल इलेक्शंस होने हैं, तो उसके 21st डे में जो गवर्नर है ना वो उसको समन करेगा। फिर आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अब जब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्शंस हो जाते हैं ना, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, तो प्रोविंशियल असेंबली क्या करती है? फिर उसके बाद कोई और नहीं काम करती, बल्कि क्या करती है? अपना सीएम सेलेक्ट करती है। ठीक है। कि जब असेंबली का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट हो जाता है, तो फिर वो क्या करती है? प्रोसीड टू इलेक्ट विदाउट डिबेट वन ऑफ इट्स मेंबर्स। कि वो अपना किसी भी एक मेंबर को सीएम सेलेक्ट कर लेती है। द सीएम शैल बी इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविंशियल। अब सीएम कैसे इलेक्ट होता है? जो प्रोविंशियल असेंबली की जो टोटल मेंबरशिप है ना, उसकी मेजोरिटी की वोटिंग से जो है वो सीएम सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये बड़ा जनरल सी बातें हैं, इसके अंदर कोई इतना वो नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे देखना है कि जो सीएम है वो किसके सामने हलफ लेगा। ठीक है। ये ओथ से रिलेटेड है। ये वाला जो आपके पास क्लॉज नंबर 5 है ना, ये ओथ से रिलेटेड है कि वो कैसे मतलब हलफ लेगा या किसके सामने वो हलफ लेगा। तो ये है कि द मेंबर इलेक्टेड अंडर क्लॉज 4। अब जो सीएम इलेक्ट हुआ है इस क्लॉज 4 में, शैल बी कॉल्ड अपॉन बाय द गवर्नर। गवर्नर उसे कहेगा कि अपना ऑफिस आके संभाले। और जैसे ही वो ऑफिस में आएगा, मेक बिफोर द गवर्नर, तो वो किसके सामने हलफ लेगा? गवर्नर के सामने। ठीक है। सीएम किसके
किसको हलफ देगा? गवर्नर को। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है कि एक कैबिनेट की टोटल मेंबरशिप कितनी होनी चाहिए। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कैबिनेट शैल नॉट एक्सीड 15 मेंबर्स। ठीक है, कैबिनेट में ज्यादा से ज्यादा 15 मेंबर्स होने चाहिए। और 11% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, मतलब प्रोविंशियल असेंबली की जितने भी मेंबर्स हैं उनका या तो 11% हो, ठीक है, या फिर टोटल 15 मेंबर से ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। और द सीएम शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। और गवर्नर जितनी देर चाहे सीएम उतनी देर ऑफिस को होल्ड रख सकता है। मीटिंग एंड होने वाली है, आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, अब गवर्नर के सामने ही उसने हलफ लिया था, तो अगर सीएम ने अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देगा? गवर्नर को देगा। ठीक है, ये बस याद रखना है, जिसके सामने हलफ लिया उसे कोई, फिर आगे उसने आके इस्तीफा देना है। A minister for any period of 6 consecutive months